बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। इमरान खान साहब पर हमला हुआ, निहायत ही काबिल मजम्मत बात थी और अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये कातलाना हमला था, लेकिन वो महफूज रहे, उन्हें जख्म जरूर आए। अब उन्हें कितनी गोलियां लगी, कितने स्प्लिंटर्स लगे, ये मुअम्मा आज तक मौजूद है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो काम ज़ाब्ते के मुताबिक होना चाहिए था वो उस वक्त ही नहीं हुआ और इमरान खान साहब को बजाय ये कि वहां पर किसी करीबी अस्पताल ले जाया जाता, उनको लाहौर शिफ्ट किया गया शौकत खानम हॉस्पिटल में। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा फरमाती रही कि उनका जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन है वो कानून के मुताबिक हुआ है और एक पूरी डॉक्टर्स की टीम गई थी। बहरहाल ये भी एक वीआईपी कल्चर था कि एक सरकारी हॉस्पिटल की टीम जो है वो शौकत खानम गई और उन्होंने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया। वो कितना एक्यूरेट था, कितना ठीक था, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि ऐसे मामलात के अंदर कानूनी तौर पर मेडिकल लीगल रिपोर्ट की बहुत अहमियत है। बहरहाल इमरान खान साहब अभी लाहौर पहुंचे नहीं थे तो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट मुल्जिम नवीद का आ गया, जो कि उस पूरे वाक़े के अंदर बराह रास्त मुलव्विस है। अब सवाल यह है कि उस वक्त जो डीपीओ है, तो इस वक्त जो डीपीओ है गुजरात के, उनको किसने मजबूर किया कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट फौरी तौर पर बनाया जाए और चलाया जाए। अब एक और वीडियो सीसीटीवी वीडियो लीक हुई है जो कि मुबैना तौर पर उसी जगह की है जहां पर आरपीओ साहब भी मौजूद हैं और डीपीओ उनके साथ खड़े हैं। आरपीओ कुर्सी पर तशरीफ रखते हैं और वो मोबाइल दे रहे हैं डीपीओ साहब अपना, शायद एसएचओ को, कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। अब उसमें मुल्जिम नवीद नजर नहीं आ रहा है इस एंगल से, लेकिन ये पता लग रहा है कि आरपीओ बैठे हुए हैं, डीपीओ खड़े हुए हैं और एसएचओ खड़े हुए हैं और वो उन्हें मोबाइल हैंड ओवर कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब का जो खदशा था और जो उनका प्रिंसिपल एलिगेशन था कि इसमें शहबाज शरीफ साहब मुलव्विस हैं, इसमें राना सनाउल्लाह साहब मुलव्विस हैं और एक इंटेलिजेंस इदारे के डेकोरेटेड अफसर मौजूद है, ये मुलव्विस है और वो एफआईआर भी करवाना चाहते थे। एफआईआर दर्ज नहीं हुई इमरान खान साहब की मंशा के मुताबिक, को कि हुकूमत पंजाब के अंदर इमरान खान साहब की थी, परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब में। लेकिन अब मामला इस तरफ आ गया है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि एक जगह से नहीं 3 जगह से हमला हुआ और अब आज इस सीसीटीवी फुटेज के लीक होने के बाद मुतअद्दिद ट्विटर हैंडल से, जो कि इमरान खान साहब के करीबी रुका के हैं, उनके एमपीएज एमएनएस के हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो ये कहते थे, अब ये सीसीटीवी फुटेज साबित कर रही है कौन है जो इमरान खान साहब की जो इन्वेस्टिगेशन है कातलाना हमले की उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सवाल ये भी है कि क्या इसकी जो तहकीकात अब तक जीआईटी ने की है क्या वो फेयर है, क्योंकि जीआईटी के जो सरबराह है या कन्वीनर है उनके बारे में ये तासुर अब आम है कि वो मंजूर नजर है जनाब इमरान खान और इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं और उस जीआईटी के अंदर कुछ तब्दीलियां भी की गई, लोगों को निकाला और लाया गया। एक्चुअली हो क्या रहा है और क्या इमरान खान साहब ने जो ये तासुर एक बनाया था इस सीसीटीवी फुटेज आने के बाद उसने उसको दवाम मिला है, उसको ज्यादा तकवीयत मिली है कि नहीं इस दाल के अंदर कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। आज प्रोग्राम के अंदर हम इसमें भी बात करेंगे। जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, लेकिन अब एक के बाद एक लोग ये कह रहे हैं, अपैरेंटली 3 लोग ऐसे कह रहे हैं कि जी हम इत्तेमाद का वोट नहीं देंगे जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब को। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि नहीं, ये महज 3 तक बात नहीं होगी, 20-25 लोग ऐसे हैं जो कि चौधरी परवेज इलाही साहब को इत्तेमाद का वोट नहीं देंगे। ये अपनी जगह मौजूद है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या इस पीडीएम की हुकूमत को, मैं कहूंगा मुस्लिम लीग नून को, जो सबसे बड़ा धचका एक तो ये है कि मईशत के हालात हमारे सामने हैं, मामला बहुत बिगड़े हुए हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा जो सेटबैक आ रहा है वो सेटबैक ये है कि एक साबिक वफाकी वजीर खजाना मौजूदा वफाकी वजीर खजाना की ना सिर्फ पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं बल्कि अब तो ये तनकीद उससे या उस पैराहे से भी बाहर निकल गई है और ये अब मड स्लिंगिंग के जो दायरा है उसके अंदर जा रही है। ये तमाम बातें अपने मौजूद मेहमानों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। जनाब हमारे साथ मौजूद है आज अजमा बुखारी साहबा, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब है, मुस्लिम लीग नून की एमपीए भी है और पंजाब असेंबली के हालात भी बड़ी अच्छी तरह जानती है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडेट के सरबराह है, बेहतरीन तजज़िया निगार है, मुझसे मुख्तलिफ मामला पर रवाई देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब रऊफ क्लासर साहब हमारे बड़े भाई है, मुल्क के मुमताज साथी है और बहुत ही वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, बहुत सी खबरें इनके पास होती है। आपका बहुत शुक्रिया क्लासर साहब। मैं अगर रऊफ क्लासर साहब आपसे आगाज करना चाहूँ, सारी बात है हुकूमत का या मुस्लिम लीग नून का जो पीडीएम की हुकूमत है उसका एक, लेकिन पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है।
ये जरा इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है, और एक के पहले कन्फेशनल स्टेटमेंट बहुत जल्दी आया, फिर वो डीपीओ साहब ने कहा कि जी बस ये हम इस पे तहकीकात कर रहे हैं, फिर उसी बयान के अंदर उन्होंने, जो कि शाहजेब खानजादा खुद है, उसी में उन्होंने कहा कि नहीं ये शायद हमारे जगह से लीक नहीं हुई है, कहीं और से लीक हुई है। लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। क्या ये इस मामले की इन्वेस्टिगेशन तो खराब हो चुकी है कानूनी एतबार से, कि बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन क्या ये अब इसका एक ब्लो बैक आएगा सियासी तौर पर भी? क्योंकि एक तरफ मुलजिम नवीद के वकील जो है वो इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट हमले कर रहे हैं कि ये तो प्लांटेड हमला था और ये करवाया गया कि उनकी जो लॉन्ग मार्च है उसको दुआम बख्शा जाए। बड़ा अहम सवाल है आपका, और मेरा ख्याल है खान साहब जो है इस पे उन्होंने भी अभी बातें कर रहे हैं, मज़ीद भी कल कुछ रिपोर्ट चीज़ें हो रही थी, कुछ वो अहम शख्सियतों पे उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं, जो नए इल्ज़ामात सामने आए कि कोई उनको बहुत बड़ा आदमी जो है उनको कत्ल कराने चाह रहे थे। वो आपने भी सुना होगा, वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह सामने। एक तो इसमें उनको राइट है कि जिस बंदे पे अटैक किया जाए या जिस पे हमला किया जाए कि वो किन लोगों को मशकूक समझता है। ये तो मेरा ख्याल लॉ भी प्रोवाइड करता है कि ये उनको राइट है इमरान खान साहब को किसी पे भी उंगली उठाएं कि जनाब के फ़लाँ बंदे ने मेरे ऊपर ये अटैक कराने की कोशिश की या मेरे ऊपर फ़लाँ बंदे ने अटैक किया। जो FIR है उसका मकसद भी ये होता है कि आप अपनी असेसमेंट दें, अपना शक व शकूक जो है जिस बंदे पे आप दें। और वो हमने देखा कि FIR उनके अपने सूबे में होते हुए भी वो नहीं हो सकी। और फवाद चौधरी साहब तो खुलकर कहते हैं, वो इशारा करते हैं इस्लामाबाद में आप आरा की तरफ, जो उनको बताया गया था मुलाकात में परवेज़ अली साहब को कि अगर आपने FIR दर्ज की तो फिर कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं। सो आपकी बात वो ठीक है कि मामला ये इन्वेस्टिगेशन तो अब रही ही नहीं है, अब एक तरह के पोलिटिकली तौर पर ये एक उनका पोलिटिकल इशू बन गया दो हवाले से कि इमरान खान साहब जैसे आपने कहा वो इससे माइलेज लेने की वो कोशिश करेंगे, कर भी रहे हैं, और बड़ी हद तक उनको सिंपथी एक मिलेगी भी सही कि देखें कि मेरे ऊपर एक यहाँ पे अटैक कराया गया, मुझे ख़त्म कराने की कोशिश कीजिए। ये की कि हर पॉलिटिशियन यही कुछ करता है। अब हुकूमत के पास जो काउंटर नरेटिव है, जैसे आज मेराना सनाउल्लाह साहब की भी सुन रहा था कि वो यही कह रहे थे कि उन्होंने उसका ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू का वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। सो इन तमाम इसमें कंट्रोवर्सी में एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस तरह के जो अटैक्स होते हैं या इस तरह के जब हमले होते हैं बड़े ये बिग पॉलिटिशियंस पे या हुक्मरानों पे कह लें, सियासतदानों पे या किसी बड़ी शख्सियत पे, उनके कभी ना तो कातिल पकड़े जाते हैं, ना उनके हमलावर पकड़े जाते हैं, ना प्लानर्स पकड़े जाते हैं। हाँ, हैंडलर्स पीछे बैठे होते हैं, जो एग्जीक्यूशन करने वाले होते हैं, उन लोगों को आपको पता होता है। मसलन उनके लियाकत अली खान साहब का देख लें, शहीद साहब का, जिन्होंने गोली मारी थी वो मौके पर उनको लोगों ने मार डाला था, लेकिन आज तक उस पर लोग कहते नहीं जनाब कि किसने कत्ल कराया, कैसे कराया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा का देख लें असैसिनेशन जो थी, उसमें ये रहमान मलिक साहब वगैरह वो दावे करते थे कि तमाम 11 के 11 जो लोग थे जो उसमें मुलविस थे या एग्जीक्यूशन करने में या प्लान करने में, तो उनको वो ड्रोन के ज़रिए जो हमने मरवा डाला था अमेरिकन के ज़रिए, सारे कातिल अपने उसको पहुँच गए। लेकिन लोग आज भी नहीं मानते, वो कहते नहीं किसी और ने उनको असैसिनेट कराया था, वो सामने लाया जाए। सो यहाँ पे भी वही साहब होगा कि इमरान खान साहब वाला जो है, तो ये बात तो होती रहेगी। बेशक वो बंदे पकड़े भी गए हैं जो मुलजिम जिनका बता रहे हैं, उनका इतराफ़ी बयान भी सामने आ गया, लेकिन इवन देन तो ना इमरान खान साहब उस बात पे यकीन करेंगे, ना उनके हामी बात करेंगे। वो यही कहेंगे नहीं जनाब ये तो फेस है, आपने पकड़ के सामने खड़ा कर दिया है, आप हमें ये बताएं कि फ़लाँ फ़लाँ लोग जो हैं वो इस हमले के पीछे। सो एक खिचड़ी हमेशा पकती होती है और सबको पता होता है, इमरान खान साहब को पता होता है, हुकूमत को पता होता है कि ये मुलजमान ये कौन है, नहीं है, ये किसी ने फेस सेविंग दी जा रही है। लेकिन बात वही है कि हुकूमत कभी भी ये अपने ऊपर ये नहीं आने देगी कि जनाब कि इन पे आया जाए कि इन 3 लोगों का जिनका नाम लिया था खान साहब ने पहली उन्होंने ये फुर्सत में कि इन पे FIR होनी चाहिए, लिहाजा इमरान खान साहब इसे काम मानने को तैयार नहीं है। सो ये आपकी बात ठीक है, ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। और मैं इस पर लास्टली करूँगा, उस पर कहूँगा जो मुलज़म का इतराफ़ी बयान वाली बात है, मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें पैनिक में की गई थी कि जब इतना बड़ा ये उन पे अटैक हुआ इमरान खान साहब पे, ये पूरा मुल्क इट वाज इन शॉक, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहब वाले वाक़यात हमारे सामने थे और दीगर पाकिस्तान में बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, तो सब लोगों को खौफ हुआ, डर हुआ। तो मेरा ख्याल है उसमें एजेंसीज थी, इदारे थे, जो भी थे, उन्होंने फौरी तौर पर मुलज़िम को पकड़ कर उसका इतराफ़ी बयान चलवा दिया ताकि लोगों को ये पता चले कि जनाब के अटैकर जो है ना अननोन नहीं है, ये फ़लाँ बंदा है, हमने पकड़ लिया, तो कोई शायद पाकिस्तान में कोई अनरेस्ट ना हो, कोई हंगामे ना हो, कोई, ये मेरी असेसमेंट है कि ये अगर दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, अगरचे जो इन्वेस्टिगेटर नहीं मानते कि आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल इस पैनिक, इस वीडियो के पीछे, इतराफ़ी बयान के पीछे ये वजह थी कि पाकिस्तान में इस वक्त पैनिक है, एक मतलब अनरेस्ट है, हंगामे ना शुरू हो जाए, इतने बड़े लीडर पे अटैक हुआ है, लिहाजा उस बंदे को सामने लाया जाए। दैट्स माय असेसमेंट। ये आपकी असेसमेंट अपनी जगह, बट आज़म खारी साहब, अगर आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये ठीक है, वो इमरान खान साहब की खैर पूरे जो बयान है या पूरी जो मामला है उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन अगर वो मुलजिम नवीद के वकील, उन पे भी खैर फवाद चौधरी साहब कहते हैं नहीं वो तो बाकायदा तौर पर आप पेट्रोनाइज कर रहे हैं उन्हें,
और अता तारड़ साहब की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है जी, वो पिटिशंस जाके कर रहे हैं और ये मुल्जिम नवीद को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये इल्जाम सियासी इल्जाम है एक साइड पर, लेकिन क्या ये बात भी तो गलत है कि नहीं ये तो प्लांटेड हमला था और ये तो अपनी जो एक थी लॉन्ग मार्च उसको दवाम बख्शने के लिए किया गया। कम से कम इस हद तक तो आप नहीं गए। हाँ, इस बात पर जरूर लेदे हो रही है कि गोलियां कितनी लगी, स्प्लिटर्स कितने लगे, लेकिन ये जो मौकफ लिया गया है मुल्जिम नवीद के वकील की जानिब से कम इसको तो आप सपोर्ट नहीं करते। शुक्रिया मुनीब। देखिए, बात सपोर्ट करने की या ना सपोर्ट करने की नहीं है, बात हालात और वाकयात की है। पहली तो बात यह है कि जब असैसिनेशंस के वाकयात खुदा ना खास्ता जो हमारे मुल्क में पहले तारीख रही है, जैसे लियाकत अली खान के बारे में और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में जो क्लासा साहब ने कहा, वो फिर अगर तीन जो बकौल इनके जिस तरह तीन तरफ से हमला हुआ था, तो फिर वो हमले जो है वो टांगों पे नहीं हुआ करते और वो फिर इतना इस तरह से एक होता ना मिसप्लान्ड किस्म के हमले खुदा न खास्ता जो है वो हमारी तारीख तो ये है कि वो नहीं हुआ करते अगर वाकई हमला हुआ हो। देखिए, हालात और वाकयात कुछ और कह रहे हैं, हम वो बातें नहीं करना चाहते, लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च लाहौर से निकलते ही पिट गया था? क्या ये बात अपने तौर पर दुरुस्त नहीं है कि उनके सेनेटर एजाज चौधरी एक दिन पहले कह रहे थे वजीराबाद में हमला होने वाला है, उनको किसने बता दिया था? क्या ये बात अपने तौर पर दुरुस्त नहीं है कि जो इमरान खान साहब हैं, आज तक अभी तक उन्होंने जीआईटी को खुद बयान रिकॉर्ड नहीं कराया? सीएम जो है जिनके इलाके में जिनके अपॉइंटी हैं, वो डीपीओ भी आरपीओ भी सारे उनकी अपनी डिवीजन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। उनको जो है, क्या सीएम को जो है वो किसी ने पूछा क्या वो, और इनके खुद के 34 अफराद को जीआईटी ने बुलाया था मुनीब, कोई एक बंदा भी बयान रिकॉर्ड कराने के लिए नहीं गया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब का जो है वहां से चले जाना और जाकर शौकत खानम के अंदर जो है वो प्लांटेड एक जिना हॉस्पिटल की एक डॉक्टर्स की टीम को जो है जिसके अंदर 3 लोग लेके गए थे, अंदर एक गया, बाकी 2 बाहर बैठे रहे और वो जो है एक रिपोर्ट तैयार की। और अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उसके बाद क्या कोई और बात कहने को रह गई है कि ये तो गोलियां कह रहे हैं, ये तो ये भी कह रहे हैं कि गोलियां लगी हैं। रिपोर्ट कहती है गोलियां लगी नहीं है, उनके अपने डॉक्टर ने पहले दिन आके बता दिया था। मैं हर टॉक शो में कहती रही, आपके साथ भी मैंने कहा कि गोलियां नहीं लगी हैं, उनको धात के कुछ टुकड़े लगे हैं और उसका और ये बुलेट जो है, मैं क्रिमिनल लॉयर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि बुलेट जो है उसकी एंट्री और एग्जिट वुंड क्या होती है। उनके जो जख्म है वो बुलेट वाले वुंड्स है ही नहीं और वो उन्होंने जब फुटेज जारी की वो तब भी सामने आ गया था, उसके बावजूद वो आज भी पजिद है गोलियां लगी हैं। अब वो जो इतने आदी मुजरिम हो झूठ बोलने के, जिनको प्लांट स्टोरियां करने की आदत हो, जिनको बकौल ठीक का बिल्कुल क्रासर साहब ने, जिनको सिंपैथी वोट है वो हासिल करने का एक वो हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो कि वो झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने इस वाक़े को इस्तेमाल करने की सियासी तौर पर, प्लस वो एक सिंपैथी के लिए जो है वो करने की कोशिश की। देखिए, जो एफआईआर की जहां तक बात की है क्लासर साहब ने, ये दुरुस्त है कि एफआईआर जो है वो दर्ज करना हक है, लेकिन उसके साथ कुछ शवाहिद भी जो है वो सामने देखने होते हैं। अब एक इतराफ़े जुर्म मौजूद है, आज तक मौजूद है, स्पॉट से वो गिरफ्तार हुआ। और फिर मेरा सवाल यह है कि अगर 3 तरफ से आप कहते हैं फायरिंग हुई है, तो आपके लीडर को गोलियां लगे 1.5-2 महीने होने वाले हैं, आज तक वो बंदे गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्या कर रही है पंजाब गवर्नमेंट? कहाँ है पंजाब गवर्नमेंट? आपने क्यों गिरफ्तार नहीं किए? आप ले आए उनको बाहर गिरफ्तार करके, कहते कि देखिए ये है मुल्जिम, उसके बाद उन मुल्जिमात को कब्जे में लेकर आप जिसके मर्जी तैयार कटा दें। लेकिन इतने आदि झूठ बोलते हैं, उनके कहने पर सारे पाकिस्तान में इल्जाम लगा दिया जाए। अच्छा, ये आपकी बात अपनी जगह, लेकिन एक मौका वो है जो कि चौधरी मोहम्मद सलाई साहब का है, और वो जब ये मामला हुआ, जारी बात, और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया उसके बाद और इस सारे मामले को डिस्कस भी किया। चौधरी मोहम्मद सलाई साहब का की जो बात है वो बड़ी आम है और उस बात को अब कोट भी किया जाता है कि एफआईआर दर्ज करने के हवाले से क्या उस वक्त लेदे चल रही थी और क्या मामला थे। अब ये वो एक, इसे क्या कहा जाए, इसे एक ब्लेटेंट किस्म का सच है जो कि शायद चौधरी मोहम्मद सलाई साहब ने बयान किया, शायद प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स भी है। बट अजमा बुखारी साहबा, ये बात आने के बाद जो चीजें अब सामने आ रही हैं, ठीक है, मोहम्मद सलाई साहब का मौका अपनी जगह एक, लेकिन उन दबे लफ्जों में उनका ये कह जाना कि मैं आई वाज क्वाइट, जारी बात है सिस्टम हैक नहीं हुआ, चीजें हमारे मुल्क के अंदर किस तरह होती हैं। लेकिन ये जिस तरह से एक इमरान खान साहब का मौकफ था कि जी देखिए
मैं कहता था कि ये मामला बड़ा प्लान करके किया गया है और ये कन्फेशनल स्टेटमेंट बड़ी तरीके से इसको मेरे अस्पताल पहुंचने से पहले ही ऑन एयर करवा दिया गया और लीक कर दिया गया। तो अब तो वो सीसीटीवी फुटेज भी बहुत कुछ बता रही है। क्या इसको तो नहीं रद्द किया जा सकता कि बड़ी हर्डली सब कुछ किया गया है, बहुत जल्दबाजी में सब कुछ किया गया? इसका जवाब किसने देना है? उज़्मा बुखारी देगी, वफाकी हुकूमत देगी, कौन देगा? इसका जवाब देना है सूबाई हुकूमत में पंजाब को, और इसका जवाब देना है मोहन सलाई साहब को और उनके वालिद साहब को। और ये आरपीओ जो डीपीओ उनके अपॉइंटेड थे, मुझे ये बताइए कि वो उनके आज जो फुटेज आ गई है, फिर नेक्स्ट व्हाट क्या अब क्या होगा? क्या मोहन सलाई साहब जिन्होंने ये खुद बंदे अपॉइंट कराए हुए हैं, उन्होंने इनके साथ कोई बात पुछ की? उन्होंने कुछ जो है वो खुद देखिए, दोनों तरफ खेल रहे हैं। मोहन सलाई साहब दोनों तरफ खेल रहे थे और वो जो है ना खुद कॉप बैड कॉप बने हुए थे। इमरान खान के सामने कोई और बात, दूसरी तरफ से कोई और बात, और तो सियासतदानों पर तो पर्चे कटाने को तैयार बैठे थे सारे कि जी बिल्कुल ठीक है। मतलब शहबाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं, वो वजीर आजम पाकिस्तान है, सिक्योरिटी आपके जिम्मे थी, डिवीजन आपके में जो है वो ये वाकया हुआ है। और अभी तक देखिए जेआईटी ने डबल गेम खेली है। जेआईटी रिपोर्ट कर रही है इमरान खान को, इमरान खान के कहने के ऊपर जो है वो जेआईटी की रिपोर्टें तैयार हो रही हैं। अभी तक वो गार्ड जिसकी फुटेज आपके पास आपके चैनल के पास भी है कि इमरान खान की साइड पे कोने पे से एक फायर हो रहा है, जो सीधा जाके वो एक्चुअली मारा गया था नवीद को, और वो तो अल्लाह ने बचा लिया उसको, वरना तो ये पड़ गया था। ये तो वफाकी हुकूमत ने डाल दिया था, प्रोग्राम यही था कि वफाकी हुकूमत को इसमें रगड़ दिया जाए सानिया मॉडल टाउन की तरह। लेकिन कभी कभी किस्मत साथ दे जाती है, वो नवीद को नहीं लगी, वो नवीद वहां से जो है वो उसको भाग गया इब्तिसाम लेके, वो मौजम को लग गई। और आज तक वो मौजम का कत्ल जो है वो पता नहीं कहाँ फेंक दिया गया, उसका खून जो है वो रागा चला गया, भूल जाए। क्योंकि गार्ड ने कुछ नहीं किया, इमरान खान के गार्ड को किसी ने कस्टडी में लिया? क्या उसके असले को किसी ने फोरेंसिक किया? क्या उसके असले की गोली मैच हुई है जो मौजम की जो है जिस्म के अंदर से निकली थी? मतलब आप हवा में बैठ के क्रिमिनल केसेस नहीं लड़ सकते, इस तरह क्रिमिनल केसेस नहीं लड़े जाते जिस तरह ये लड़ना चाहते हैं। इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर जो है तो ये नहीं होगा। इमरान खान ने एक ट्रैप तैयार किया था, और मुझे सवाल मेरा ये भी है कि क्यों नहीं थे अपने डिवीजन उस वक्त कंटेनर पर मोहन सलाई परवेज लाई, वो कंटेनर पर क्यों नहीं थे? अच्छा नहीं, बट ये बात ठीक है, ये सवाल आपके अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ ये रहा है अहमद जलाल महबूब साहब, ठीक है ये एक कानूनी मामला या क्या चीज होना, लेकिन इतना तो हम सबको जाहिर बात है, ये बात कॉमन सेंसिकल भी है कि जिन वाकयात के बाद इतनी ज्यादा सियासत हो, इतनी ज्यादा लेदे हो जाए, उसके अंदर कुछ सच्चाई या पूरा सच सामने नहीं आता। लेकिन इमरान खान साहब का मौकफ ये रहा है पहले दिन से कि ये तो बड़ा प्लान तरीके किया गया और बड़े हरिडली सब कुछ किया गया। अब पहले वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इतराफी बयान, उसका लीक हो जाना, एक के बाद दूसरे बयान का लीक हो जाना, वो चले बहुत से सवाल उठाता था। अब ये सीसीटीवी फुटेज अगर लीक हुई है या मिली है, इसको किसने लीक किया है? जाहिर बात है अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट किसी और के कहने पर हरिडली बनाई गई तो ये शायद दूसरी साइड ने लीक करवाई है, जस्ट टू प्रूव द पॉइंट कि देखिए ये इसके अंदर डीपीओ जो है और आरपीओ जो है उनके सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट बनाई है। वो आज कैसे कह सकते हैं कि ये थाने के अमले ने बनवा दी और हम ने थाने का अमला मुअत्तल कर दिया है? तो ये सारी चीज ने बड़ा कॉन्वोल्यूट कर दिया है, बड़ा सारी जो मामला है उसे कंटेमिनेट कर दिया है। आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मुनीब। देखें ये जो मौजू है ये असल में मेरा मौजू नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई तबसरा करना, ये ओपिनियन देना बड़ा मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन सिर्फ इतना जनरल बात मैं कह सकता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है, और ख़ास तौर पे मोहन सलाई साहब का जो स्टेटमेंट है वो उससे ज़्यादा मेरा ख्याल में कम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट हमारे मुल्क के निज़ाम हुक्मरानी पे शायद और नहीं हो सकता कि किस तरह से मुल्क के अंदर और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर एक हुक्मरानी का निज़ाम चल रहा है जिसमें कानून और आइन की हुक्मरानी का सवाल नहीं है, इसमें और बड़े फैक्टर्स हैं, उन्हीं की बुनियाद पे हो रहा है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, मकबूल तरीन जमातों में से एक जमात का सरबराह है, उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। अगर उसके बाद भी ये हालत है तफ्तीश की और इतना कन्फ्यूजन है तो आम आदमी बेचारा जो किसी आजमाइश में आ जाएगा उसके साथ क्या हो रहा होगा ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मैं इसके स्पेसिफिक्स के ऊपर तो कोई तबसरा नहीं कर सकता मुनीब साहब। नहीं बट ठीक है ये, लेकिन जो आपने प्रैक्टिकल बात की है, मेरा मकसद यही था कि कम से कम जो मोहन सलाई साहब का स्टेटमेंट है उसकी अहमियत अपनी जगह मौजूद है और कहा कि उसको रद्द नहीं किया जा सकता।
बट एक बात है क्लासर साहब, ये मुझे इसकी एक साइड अभी भी वो उस पर बड़ा सवाल रहता है कि क्या इमरान खान साहब का जो प्रिंसिपल असर्शन थी, जो उनका प्रिंसिपल एक्यूजेशन था कि जी मुझे कत्ल करवाने के लिए किया गया और इसके अंदर बहुत ही बड़े मनसब पे लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने भी ये किया, क्या ये इमरान खान साहब, जारी बात है अपनी मकबूलियत उन्होंने बहुत ज्यादा देखी है, पीक देखी है पिछले कुछ अरसे के अंदर, खासतौर पर हुकूमत में निकलने के बाद, क्या ये बात अकल समझ में आती है कि जी आज की तारीख के अंदर इमरान खान साहब को वाकई कोई सियासी तौर पर कोई असैसिनेट करना चाहेगा, उनको कोई फिजिकली वो हार्म करना चाहेगा, क्योंकि हमारे सामने अब एविडेंस आ चुका है कि उनको हार्म किया गया। बड़ा ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मस्ट से। असल माजी में ऐसी ये तरीके मौजूद हैं हमारे सामने जब पॉपुलर लीडरशिप को एलिमिनेट फिजिकली तौर पर किया गया। सो जब इमरान खान साहब ये बात कहते हैं तो उनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि वो शायद अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कह रहे हैं या जलसे में लोग कम आ रहे हैं या पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, लोगों की गैदरिंग चाहते हैं। मतलब 3 वाक़यात तो हमारे सामने हैं, अगर हम उसमें 4 अगर चलें, 2-4 और आपके जहन में भी आ जाएंगे कि लियाकत अली खान साहब को फिजिकली तौर पर एलिमिनेट किया गया। सर ही वॉज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी तारीख के वो थे। इसके जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, ही वॉज फिजिकली एलिमिनेटेड, जो भी जिस तरह भी करके किया गया, केस बनाया गया, अदालती फैसला था वो जो भी था। बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो फिजिकली वो एलिमिनेट हुई। इससे पहले नवाब कसूरी जिनका वो इल्ज़ाम लगा था भुट्टो साहब पे, वो भी फिजिकली आपके एलिमिनेट हुए, वो पॉलिटिकल अपोनेंट के तौर पे थे। और भी 2-4 आपके सामने कोई आ जाएंगे इस तरह के कि जब आप अपने अपोनेंट्स को पॉलिटिकली तौर पर या अदरवाइज़ जो भी फोर्सेस हों, इदारे हों, इंटरनेशनल हों, पाकिस्तानी हों, जो भी हों, आपको एक बिग थ्रेट के तौर पर समझें कि अब आपको पॉलिटिकली तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता तो फिजिकली तौर पर ख़त्म किया जाए। सो ये फेयर जो हैं ये तो जहन में रहेंगे। आप और मैं बेशक इस स्टेट ऑफ डिनायल में भी जाना चाहें तो जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, जो उनको अपना लीडर मानते हैं, वो तो ये जहन में रखेंगे कि हमारे लीडर को फिजिकली तौर पर इन्होंने एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है क्योंकि ये पॉलिटिकली तौर पर इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे या जो भी इदारे हैं वो उनको आके कर्टेल नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर सके। सो उन्होंने सोचा कि चलें वो ठीक है, इमरान खान साहब के बकौल आप इनको एलिमिनेट कर दें। सो वो चीज़ें उनके जहन में रहेंगी। हम एक ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पंजाब असेंबली का मामला है, उससे भी बहुत जोर पकड़ा हुआ है और मुस्लिम लीग नून का दावा अपनी जगह मौजूद है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं हमारे साथ। मुस्लिम लीग नून का मौकफ पंजाब असेंबली के अंदर तरीके अदम एतमाद जो कि चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से मौजूद थी, लेकिन अब एतमाद का वोट है जो कि परवेज इलाही साहब ने लेना है। एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे कहना है मुस्लिम लीग नून का, और ये बात 3 या 2 लोगों तक नहीं है जो कि मुनहरिफ हैं। पहले तो वो मुनहरिफ अरकान जो कि परवेज इलाही साहब को अपैरेंटली वोट नहीं देना चाह रहे। अब मुस्लिम लीग नून का मौकफ अपनी जगह मौजूद है। मेरे जावेद लतीफ साहब कह रहे थे गुज़िश्ता रोज हमारी प्रोग्राम में कि 20-25 लोग हैं, बट अहमद उलाल महबूब साहब अभी आज चौधरी परवेज इलाही साहब फरमा रहे थे कि हम तो गवर्नर के जो हमें खत लिखा गया था या कहा गया था एतमाद का वोट लेने के लिए, हम तो उसी को नहीं मानते, वो कानून के मुताबिक नहीं था। जबकि अगर देखा जाए पीर साबिर शाह के केस को देखा जाए और उसकी जो वो एक सेट प्रेसिडेंट है जो कि मौजूद है, शायद परवेज इलाही साहब को जो कानूनी तौर पर रहनुमाई दी गई है शायद दुरुस्त नहीं है। और पहले भी आपको याद होगा एक मौकफ जो कि उन्होंने अपनाया हुआ था कि नहीं ये अदम एतमाद की तहरीक मेरे खिलाफ नहीं आ सकती जब तक ये सेशन चल रहा है। उसके लिए भी कोई वाज़ेह ठोस या कोई कानूनी हवाला वो नहीं दे पाए या उनकी तरफ से मुतअद्दिद दफा पूछा गया तो वो नहीं सामने आया। जी बिल्कुल मुनीब साहब, मेरा ख्याल ये है कि अगर तो ये बहुत सीधा मामला होता और उनके पास मतलूबा तादाद में MPAs होते तो इस मामले को इतनी तूल देने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। जिस दिन गवर्नर साहब ने कहा था तो वो कहते ये तो बिल्कुल गैर माकूल बात है 2 दिन, लेकिन हम 4 दिन के बाद ले लेते हैं, 5 दिन के बाद ले लेते हैं। खुद ऑन इज ऑन अकॉर्ड वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते और मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन वो चूँकि उन्होंने नहीं लिया तो इसका मतलब ये है कि कोई नंबर्स में कोई प्रॉब्लम तो है। अब यह है कानूनी बात, कानूनी तौर पर मैं तो इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो किसी वजह से साकित हो सकती है। वो जब गवर्नर ने कह दिया है तो सिर्फ एक ही वजह है ना कि आप उसको सफिशिएंट वक्त नहीं है, तो अब तो वो वक्त वाली बात भी ख़त्म हो गई है। तो अब आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लेना है
और बल्कि हमारे रूल्स में लिखा हुआ है कि जब गवर्नर के अपॉइंटेड डे में आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लें तो फिर ये समझा जाएगा कि आप उससे कतरा रहे हैं और फिर उस सूरत में आप गवर्नर चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो इसलिए ये लेना तो पड़ेगा। लेकिन ये मैं मुनीब दो बातें एक अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो रूल है ना, रूल 22 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, उसके मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दो तरीके हैं। आप देख रहे हो जो असम्बली हाई कोर्ट का फैसला है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि हम आपको इस बात से तो मना नहीं करते कि आप अपनी मर्जी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर लेना चाहें तो बेशक ले लें। तो अपनी मर्जी से जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है वो तो एक तरीका है, और उसके लिए तो तरीका ये है कि आप बिल्कुल सुबह एक मेंबर उठ के खड़े होकर कह दें कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तहरीक पेश करना चाहता हूँ, तो उसी दिन वो उसकी वोटिंग करा लें। ये रूल के अंदर मौजूद है लिखा हुआ। एक शॉर्ट नोटिस है, मॉर्निंग को दें, शाम को वोटिंग करा लें। तो वो मेरा ख्याल में अगर उनको तादाद मुयसर आ गई तो गालिबन वो 9 तारीख का इजलास जो है इस दौरान 9 को या 10 को या 11 को वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शायद ले लें। और अगर वो मतलूबा तादाद मुयसर ना हुई तो फिर शायद आपको कोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोर्ट क्या प्रोनाउंस करता है, क्योंकि 11 को फिर कोर्ट ने फैसला करना है। क्योंकि ये उन्होंने ये होल्ड इन अबेयंस तो किया है, लेकिन उनका ये गैर कानूनी तो नहीं करार दिया कि जो गवर्नर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा है वो गैर आईनी नहीं है। वो तो फिलहाल उसको उन्होंने रोका है फिल वक्त। तो ये अब कोर्ट को फैसला करना होगा जब 11 तारीख को उनकी पेशी होगी। बिल्कुल ठीक। अब ये कानूनी तौर पर मामला शायद जिस तरह मैंने भी अर्ज किया कि इसके अंदर शायद चौधरी परवेज इलाही साहब को जो कानूनी मुशावरत उनसे की गई या उनको जो कहा गया वो शायद दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एतमाद का वोट अगर वो खुद देना चाहते तो अब तक ले चुके होते। लेकिन क्या ये बात वाकई दुरुस्त है कि इसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, ज्यादा लोग हैं जो कि चौधरी परवेज इलाही साहब को इसलिए वोट नहीं देना चाहते क्योंकि असेंबली तहलील नहीं होने देना चाहते। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर भी कमेंट ले लूं। और जो मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब वाला मामला है वो भी एक बदकिस्मत एपिसोड है जो कि लेकिन अब सामने आ चुकी है, उस पर बात होगी एक ब्रेक करवा सकती है। अज़मा बुखारी साहबा, आप वो कहते हैं ना, आर यू सेट, आर यू लाइक हैव यू लाइंड अप योर नंबर्स के आप क्या करेंगे? और परवेज इलाही साहब को तो बकौल आपके और आपके बहुत से करीबी कलीग्स के वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? क्योंकि एक तरफ आपकी इत्तेहादी पंजाब के अंदर भी और वफाक में भी पीपल्स पार्टी है। अब अजहर मुर्तज़ा साहब ने जो कुछ कहा वो भी आपके नजर से गुजरा होगा। तो क्या सोच रहे हैं? अगर एतमाद का वोट वो नहीं ले पाते तो जाहिर बात है फिर वज़ीर आला का इंतखाब होगा। तो ऐसी सूरत में क्या प्लानिंग है मुस्लिम लीग नून की या उसके इत्तेहादियों की? देखिए, पहली तो तैयारी इनको करनी है ना, जिनको एतमाद का वोट लेना है। आजकल अफसोस की बात यह है कि शायद परवेज इलाही साहब जो है वो आईने इमरानियात पढ़े हैं, आईने पाकिस्तान 1973 नहीं पढ़े, जिसमें उनको जो है वो ना आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 नजर आ रही है, ना उनको पंजाब असेंबली का रूल जो है 22 उसकी भी सब क्लॉज 7 जो है ना उनको वो नजर आ रही है। सो वो कुछ अपनी मर्जी की चीजें पढ़ना चाह रहे हैं। और आज आप टोन्स में चेंज देख रहे हैं। वक्त हम ले लेंगे, 9 तारीख से पहले ही ले लेंगे एतमाद का वोट, हम बहुत पहले जो है वो हम वोट ले लेंगे, और अब वो जो है मुकर गए हैं कि हमने लेना ही नहीं है। वो बात ही गलत है। हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके मेंबर्स ने खुल के आके जो है वो कहना शुरू कर दिया है। सो पहले तो एतमाद का वोट लेने के लिए परवेज इलाही साहब को नंबर पूरे करने हैं। वो नंबर पूरे कर सकेंगे, वेल एंड गुड। नहीं पूरे करते हैं तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, और उसके अंदर जो हमारा कैंडिडेट होगा वो भी सीएम का इलेक्शन लड़ेगा, और मेजॉरिटी जिसके पास होगी वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। आखिर परवेज इलाही साहब ने भी मतलब काफी अदालती वज़ीर आला होते हुए भी बड़े दिन जो है मौजे कर ली हैं। कासर साहब, एक बात, ये इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब वाला मामला है, कम पहले तो ये चले थोड़ी मोटी तनकीद थी जो जब मिफ्ता साहब वज़ीर खजाना थे उस वक्त भी होती रही और इसहाक डार साहब कहते रहे। अब मिफ्ता साहब ने बाकायदा तौर पर ये बात आगे चली गई है। इससे इंप्रेशन क्या हो रहा है? वैसे तो पाकिस्तान में इस वक्त हर कोई परेशान है मईशत के हवाले से, हर बंदा जो है, जिस स्केल पर कोई बंदा है वो अपने तरीके से परेशान है। कितना बड़ा सेटबैक है ये मुस्लिम लीग नून के लिए एज अ पार्टी? ये बेसिकली इसको रिफ्लेक्ट करता है मुनीब, दो
ये दो ग्रुप्स हैं जो विद इन ये PML नवाज़ हैं, जो कि ओपन है, कभी डोमिनेशन अगर एक ग्रुप की होती है कभी दूसरे की हो जाती है। अब ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं ये हैं उसके ये शाहिद खकान अब्बासी साहब के ग्रुप के। शाहिद खकान अब्बासी साहब का डार साहब के साथ हमेशा अनकम्फर्टेबल एक रिलेशनशिप रही है। ख्वाजा आसिफ के साथ भी उनके प्रॉब्लम रहे हैं। अच्छा, वो जो ग्रुप है उसमें मरियम नवाज़ हैं, डार साहब हैं, नवाज शरीफ साहब वो अलहदा हैं। यहाँ पे एक और एक उसमें जो था शाहिद खकान अब्बासी साहब और साथ में मिफ्ता और उनके कुछ और लोग हैं। सो इनकी आपस में टग ऑफ वार वो रहती है। बल्कि अगर मेरी इतला तो ये भी थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब को बनाने का जो एक इनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया तो बेसिकली शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं, ये उनकी रिकमेंडेशन पे उनको खुश करने के लिए बनाया गया। खुश रहें क्योंकि वो इनिशियली इस बात पे राज़ी नहीं हो रहे थे, अब रजीम चेंज करें या हुकूमत बनाएं, वो इस पर राज़ी नहीं थे। लिहाजा उन्होंने एज ए उसके आके अपीजमेंट के तौर पर उन्होंने मिफ्ता साहब को लिया। अब मिफ्ता साहब जो हैं वो ये समझते होंगे, मेरा ख्याल है जो उनकी बातों से लगता है, मुश्किल फ़ैसले मुझसे कराए गए, डॉलर डिवैल्यू हुआ, फिर आपने IMF के पास गए, आपने बिजली गैस और आगे दीगर कीमतें मुझसे बढ़वा लीं, और मैंने पूरी कौम की बातें थी या तनकीद थी जो भी था वो सारी मैंने फेस की हैं। अब वो जो आगे जब सारी चीज़ें सेट हो गई तो मुझे उठा के उन्होंने बैर फेंक दिया और डार साहब जो हैं वो आकर बैठ गए। सो अब की दफ़ा जो उन्होंने अटैक किए हैं वो बड़े सीरियस अटैक है उन पे डार साहब पे, उनकी रिश्तेदारी को उन्होंने हाईलाइट किया। अगेन जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वो मरियम नवाज़ डार साहब कैंप वर्सेस ये शाहिद खकान अब्बासी साहब कैंप जो है, और उन्हें यकीनी तौर पर PML नवाज़ के अंदर से एक उनको सपोर्ट है। उस सपोर्ट के बगैर मिफ्ता साहब इतने बहादुर भी नहीं है, इतने दिलेर भी नहीं है, हमने उनको देखा हुआ है। वो इस लेवल की लड़ाई वो नहीं लड़ सकते थे कि सीधा डार साहब पे, मरियम नवाज साहबा पे, नवाज शरीफ साहब पे, उनके रिश्तेदारों पे वो अटैक करें। पार्टी के अंदर भी बहुत सारी, मेरा ख्याल है उनके डार साहब के खिलाफ एक आपका ऐसा होस्टाइल एक एटीट्यूड है, क्योंकि जिन वादों के साथ आए थे वो 2-3 महीनों में कोई बहुत बड़ा कोई डेंट नहीं डाल सके, इकॉनमी को बेहतर नहीं कर सके। हाँ, अपनी इकॉनमी उन्होंने ठीक कर ली, अपना घर भी वापस ले लिया, 50 करोड़ पर नैब से भी वापस ले लिए हैं, अपनी इकॉनमी ठीक हो गई, मुल्क की इकॉनमी वो नोज डाइव जा रही है, आप देख रहे हैं आप। ठीक हो गया। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, जितने अहम मौजूद थे हमने उनका तबसरा और तजिया हासिल किया, मौक़िफ़ हासिल किया। प्रोग्राम आपने देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।